नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं करंट अफेयर और 20 दिसंबर की सबसे पहले शुरू करेंगे, फिर आज की यानी 22 दिसंबर की करंट अफेयर को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि एशिया विकास बैंक यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क की अत्याधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार को कितने मिलियन भैया 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो अब बस आपको इतना याद रखना है कि एडीबी ने 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर को किसको दिया है? उत्तर प्रदेश को दिया है। क्यों दिया है? ताकि वो बिजली यानी ग्रामीण रूप में जहाँ पर गांव है, जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ के वितरण नेटवर्क मतलब बस वायरिंग बिछाना है, खंबे लगाने हैं, इन सब के लिए वो काम कर सके। तो एडीबी ने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है किसको? उत्तर प्रदेश को 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर। किसके लिए? बिजली के नेटवर्किंग के लिए, ठीक है, वितरण के लिए। आगे देखते हैं कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 भारत को कौन सा स्थान मिला है? 111वां स्थान मिला है। आपको बस इतना याद रखना है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, इस पर मैं एक लेक्चर भी लेकर के आ रहा हूँ, जल्दी ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 111वां स्थान मिला है। अच्छा, और एक चीज बताऊं तो कि 2019 में, एक चीज बताऊं मैं, 2019 में इसकी भारत की रैंक 94 थी। कितनी थी? 94 थी। और इस बार क्या है कि 111 मिला है। और ये कितने देशों को लिया जाता है? तो 162 देशों को लिया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब इसमें एक और चीज पूछी जा सकती है, हो सकता है ये ना पूछा जाए, हो सकता है ये पूछा है कि इसमें प्रथम कौन रहा है। तो पहले 3 पायदान आपको याद रखने हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड रहा है, ठीक है, फिर स्विट्जरलैंड रहा है, फिर हांगकांग रहा है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पर हांगकांग। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उद्यम विद्युत मोहन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के यूथ चैंपियन ऑफ द अर्थ का विजेता चुना गया है। तो आप ये ध्यान रखिए कि यूएनईपी ने किसे यूथ चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना है? तो वो है विद्युत मोहन, ठीक है, विद्युत मोहन। और ये रहे विद्युत मोहन, ये रहे इनकी तस्वीर, आप देख सकते हैं। और इन्हीं को ही चुना गया है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ। वो भी किसने चुना है? यूएनईपी ने चुना है, यूएनईपी ने चुना है। नेक्स्ट देखते हैं, इकरा। फिर बात आती है इकरा। तो भैया इतने लोगों ने, अभी वर्ल्ड बैंक ने दिया, आईएमएफ ने दिया, एडीबी ने दिया, फिंच ने दिया, आरबीआई ने दिया, इतने लोगों ने रेटिंग दी है, तो अब इकरा ही क्यों पीछे रहे? इकरा ही क्यों पीछे रहे? तो इसने भी अपनी एक रेटिंग दे दी है कि भारत की जीडीपी दर कितनी रहेगी 2021 के लिए। तो 7.8%। खुश मत हो, इसमें माइनस नहीं लगाया है बस, ठीक है। तो माइनस का 7.8% रहने की अनुमान है। यानी कि इन्होंने कहा कि 7.8% तक गिरावट जताए है और ये अनुमान इन्होंने लगाया है। चलो फिर से एक बार रेटिंग को जरा सा फिर से देख लेते हैं, एक लाइन से सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने कितनी कहा था? माइनस का 9.6%। कितना है? माइनस का 9.6। आईएमएफ की बात कर लेते हैं। आईएमएफ ने कितना कहा था? माइनस का 10.3%। फिर एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसने भी बताया था कितना? माइनस का 8.0%। फिर उसके बाद फिंच, तो फिंच ने बताया था, फिंच ने कितना बताया था? माइनस का 9.4%, ठीक है। आगे देखते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने भी बताया था कितना? माइनस का 7.5%। इसके बाद क्रिसिल ने बताया था कितना? माइनस का 7.7। ये अभी हाल ही में बताया है। एसबीआई ने अभी हाल ही में दे दिया माइनस का 7.4%, ठीक है, माइनस का 7.4%। ये एसबीआई के थ्रू, ये सभी ने बताया। अब इकरा ने भी बता दिया है कि कितना रहेगा माइनस का। ये देखो इकरा ने कितना बताया है? माइनस का 7.8। तो आप इकरा, ICRA इकरा माइनस का 7.8, इसको भी आप सूची में शामिल कर लीजिए। और इन सब का बाप कौन है? एनएसओ। देखिए ये लोग क्या करते हैं? प्रेडिक्शन करते हैं कि इतनी रहेगी। अभी आने वाले फरवरी मार्च तक ये कहेंगे अरे हमने इतना बताया था पर ये इतना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट होता ही है। फिलहाल एनएसओ जो है, एनएसओ, ये इन सब का बाप है। ये
वो नहीं करता, प्रेडिक्शन नहीं करता। ये क्या करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वार्टर में गिनता है और बता देता है कि भैया इतनी रही है। ये कह रहे हैं इतनी रहेगी, ये कह रहे हैं इतनी रही है। तो अभी क्वार्टर वन का उसने फॉलो किया था, क्वार्टर वन का निकाला था माइनस का 23.9%। इतना ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि लॉकडाउन था। ये क्वार्टर वन का था। इस बार क्वार्टर टू का थोड़ा सुधार हुआ है, माइनस का 7.5। अभी क्वार्टर थ्री का आना बाकी है, दिसंबर के लास्ट में आ जाएगा, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको रेटिंग से इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है कि गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। एक्चुअल में क्या था कि पुर्तगालियों का ये कहना था कि गोवा भैया हमारा अधीन है और हमारा ये हिस्सा है। तो ठीक है, भारत सरकार ने कहा ठीक है हिस्सा है, ले लो। तीनों सेनाएं भेज दी, सरेंडर हो गए एक ही दिन में। तो कहता है बस निकल लो यहाँ से पहली फुर्सत में। तो यहाँ पर 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो 1961 में ये पुर्तगाल से, ये ध्यान रखना, 1961 में ये पुर्तगाल से आज़ाद हुआ। तो हो सकता है एनटीपीसी में ये पूछा जा सके, एनटीपीसी में। ठीक है, तो एनटीपीसी में ये पूछा जा सकता है कि ये कितने कब सन कौन सा था जब ये आज़ाद हुआ। तो 1961, और हो सकता है थोड़ा सा तो ये भी पूछ रहे कि कितने वर्षों बाद ये पुर्तगाल से आज़ाद हुआ। तो 450 वर्षों बाद। ठीक है, 450 वर्षों बाद ये आज़ाद हो गया। आपको इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, गोवा से बात आती है। चलिए गोवा से बात आती है तो गोवा से 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल भी पता होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। अब नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। ये क्या है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्रियों के लिए माध्यम को मतलब एक कवर दिया है, 5 लाख रुपए का बीमा दिया है। कि अब कैसे दिया, अब बस इतना समझना है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने क्या किया है, इंटरसिटी जो रेल यात्री थे, इंटरसिटी यानी जो बसों से जाते हैं उनके लिए कितना, 5 लाख रुपए का कवर दिया, 5 लाख रुपए का कवर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बस चढ़ गए तो कवर मिल गया, ठीक है हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा हाथ पैर टूट गए, खत्म हुआ कोई तो हमको कवर दो, नहीं भैया। जो टिकट लेगा उसी को मिले। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास टिकट है और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांगता हो जाती है, ठीक है, या कोई भी ऐसा होगा तो वो चिकित्सा के कवर के लिए आपको 5 लाख रुपए तक देगा। तो ये आप बात आ जाती है। अच्छा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके सीईओ कौन है। ठीक है, अब इनका याद करना बहुत आसान है। पीसी चला रहे थे भाई और उनके साथ कांड हो गया। ठीक है, तो पीसी कांडपाल, क्या है, पीसी कांडपाल, ये इनका नाम है। ठीक है, और इनके सीईओ जो इंटरसिटी के हैं, इंटरसिटी रेल यात्री हैं, इनके सीईओ कौन है, मनीष राठी। कौन है, मनीष राठी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रतन टाटा, भैया रतन टाटा एक बढ़िया सा वो लेकर के आ रहे हैं। देखते हैं क्या खबर लाए हैं कि ग्लोबल विजन ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको, रतन टाटा को। हालांकि इमेज दिखाने की जरूरत नहीं है, पर ये रही इनकी इमेज। ये इनको आप जानते ही होंगे रतन टाटा को। ठीक है, तो इनको क्या मिला है, बस सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार मिला है ग्लोबल विजन पर। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 22 दिसंबर की खबरें। और राइट, कि जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, अब बात करेंगे 21 और 22 दिसंबर की खबरों को। तो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 दिसंबर को। इसकी बात कोई इस बार थीम नहीं है। ठीक है, तो आपको बस याद क्या रखना है कि 20 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है, देखिए हम लोग कई सारे देशों से घिरे हुए हैं और ऐसे में हमें एकता बना करके भी रखनी चाहिए। तो विविध देशों से घिरे हुए हैं, ऐसे में एकता को चिन्हित करने और एकजुटता के बारे में बताने के लिए विश्व में हर साल
इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, इसकी प्रस्तावना पर बात करें तो इसकी प्रस्तावना 22 दिसंबर 2005 को दी गई थी, सबसे पहले जब यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये बताया था, और ये भी बताया कि एकजुटता जो है वो हमारे मौलिक और सार्वभौमिक अधिकारों में से एक है और ये हमें मिलनी चाहिए, इसलिए हर साल 20 दिसंबर को ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री कौन है भैया इस समय। देखिए रवि शंकर प्रसाद, आप इनका नाम याद कर लीजिए, क्योंकि अगर टेलीकॉम से रिलेटेड, एक्सीलेंस या किसी भी प्रकार से ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी नाम आता है तो इनका नाम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री जो हैं वो हमारे कौन है? रवि शंकर प्रसाद। ठीक है, बात करी गई इसमें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एंड एक्सीलेंस अवार्ड के दोनों विजेताओं को पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा, 50,000 और 30,000। मैंने यहाँ पर नाम लिखा था, शायद वो चला गया है, आई एम सॉरी, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला पुरस्कार जो मिला है वो श्रीनिवास काणम को मिला है, जिनको 50,000 रुपये का पुरस्कार मिला है, और दूसरा पुरस्कार मिला है प्रोफेसर सुब्रत कर को। ठीक है, तो ये पुरस्कार मिले गए हैं, बस आपको नाम याद रखना है। सुब्रत कर को मिला हुआ है दूसरा पुरस्कार और श्रीनिवास कर्णम को मिला हुआ है पहला पुरस्कार। उनकी राशि है 50,000 और 30,000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है कि हमारे जो MS वैद्य हैं, ठीक है, MS वैद्य, ये क्या हो गया? इनका निधन हो गया, बस आपको इतना याद रखना है। ये रही इनकी तस्वीर, आप देख लीजिए, इनका निधन हो गया है। और 1943 में ये RSS से जुड़े थे। ठीक है, तो ये रहे MG वैद्य। ठीक है, और इनके MG का फुल फॉर्म मुझे नहीं मिल पाया, आई एम सॉरी, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप कि ये हमारे बीच नहीं रहे। अगला देखते हैं कि विश्व बैंक ने भारत के विकास के सहयोग के लिए कई परियोजनाओं की मंजूरी दी है। तो अभी तक हम लोगों ने विश्व बैंक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, पर अब विश्व बैंक इकट्ठा सब बता रहे हैं। ठीक है, कि कई सारी परियोजनाएं। अब इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं? सबसे पहले 800 मिलियन अमेरिकन डॉलर दिया था। ठीक है, 4 परियोजना के लिए, और वो 4 परियोजना कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ एक लाइन वाइज। इसमें से सबसे पहले 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर दिया था कि कोविड-19 की सामाजिक सुरक्षा के मतलब कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, कोविड-19 के लिए, बस ये समझ लीजिए 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर कोविड-19 के लिए दिया। फिर 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर दिया छत्तीसगढ़ के समावेश और ग्रामीण और मतलब कृषि विकास के परियोजनाओं के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और कृषि विकास के परियोजनाओं के लिए 100 अमेरिकन मिलियन डॉलर दिया था। उसके बाद 68 अरे चल भी नहीं रहा है पेन, क्या हो गया भाई? 68 मिलियन अमेरिकन डॉलर दिया था नागालैंड की कक्ष शिक्षण और संसाधन की परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए, और 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर दिया दूसरी बांध सुरक्षा और पुनर्निर्वास परियोजनाओं के लिए। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है कि कितने कुल मिलाकर के विश्व बैंक कितना दे चुका है अब तक के? 800 मिलियन अमेरिकन डॉलर दे चुका है। क्लियर? अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की शुरुआत के लिए कौन सी विरासत, ठीक है, इसको थोड़ा विरासत लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है, विरासत एक प्रोग्राम चालू किया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो विरासत अभियान शुरू किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र के कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्ट केंद्र COE का उद्घाटन किया। बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा। आपको मेन काम क्या पढ़ना है कि कौशल विकास राज्य मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। कौन है? राजकुमार सिंह गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्ट केंद्र COE का अनावरण किया है, इसका उद्घाटन कर दिया है। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को से रिलेटेड क्या है भाई? यूनेस्को हमारे लिए क्या लाया है कि यूनेस्को ने सिंगापुर के होंकर संस्कृत को संस्कृति
सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। तो सांस्कृतिक विरासत की सूची में किसको शामिल किया है यूनेस्को ने? सिंगापुर की होंकर संस्कृति को शामिल कर लिया है। ठीक है, सिंगापुर की होंकर संस्कृति। अब यूनेस्को, CEO होता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन साइंस एंड एजुकेशन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, आप ये भी याद रखेंगे। अच्छा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस। ये कहाँ है? फ्रांस में। तो फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को के स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर, आप याद रखेंगे 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त अमीरात यानी यूएई में अब क्या अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, ठीक है, का अनावरण होगा और ये 20वां संस्करण होगा। तो आपको बस इतना याद रखना कि IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कहाँ पर होगी इसकी बैठक? तो इसकी 20वीं बैठक होगी, वो कहाँ होगी? यूएई में होगी। इसकी चलिए बात करते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना। तो इसकी स्थापना 7 मार्च को हुई थी 1997 में। 1997 में 7 मार्च को की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ईबेन में है। ईबेन कहाँ पर है? ये मॉरिशस में है। कहाँ पर है? मॉरिशस बोलते हैं, मॉरिशस बोलते हैं, आप जो चाहें वो प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। ठीक है, तो ईबेन में है, मॉरिशस के ईबेन में है। चलिए, और इस संस्करण का आयोजन के लिए इसकी थीम भी रखी गई थी। इसकी थीम आप याद कर लीजिए, क्या थीम है? कि प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन। ठीक है, आपको ये थीम याद रखनी है। मे भी इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी है, पर हाँ ये है कि इस बार का 20वां संस्करण IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का कहाँ किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात में किया जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं कल। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।